Hello aspirants, in this short video we will talk about the care ecosystem. न्यूज़पेपर में काफी टाइम इस पर आर्टिकल आया था ड्यूरिंग वुमेन्स डे, तो इस पे कुछ बातें कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा सा कम है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन होता है उनकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली क्या है कि अभी भी मेल का जो सबसे बड़ा प्रेफरेंस है वो है हाउसवाइफ, उसे हाउसवाइफ चाहिए मेजोरिटी। ओके, और उसी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो कि ऑलमोस्ट हम मान लें कि चलिए 50% वुमेन है, तो इसमें से बहुत कम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में होती हैं, प्रॉपर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में, राइट? वो कैजुअल लेबर की तरह वर्क करना दैट इज डिफरेंट थिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह वर्क करना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वर्क फोर्स, इवन दी हाईली एजुकेटेड वुमेन जस्ट सिट एट होम। इस वजह से इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन हमें मिलता नहीं है। और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, दीज डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अनपेड इन नेचर, सो इट इज एज्यूम दैट इस वजह से हमारी इकोनॉमी की जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें काफी लॉस होता है। तो बीच में कई बार बात की गई थी, क्या हाउसवाइफ को भी एक फिक्स सैलरी देनी चाहिए हस्बैंड को? ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था बाय द इकोनॉमिस्ट कि इससे हमारी जो जीडीपी है वो और ज्यादा ग्रो होगी अगर वाइफ को भी एक मंथली इनकम फिक्स दी जाए। जब हम लोग केयर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की केयर की बात हो रही है। एक चाइल्ड के लिए जो केयर दी जाती है वो भी, एल्डरली केयर भी, एंड एज वेल एज द डिसेबल्ड केयर। अब चाइल्ड की जो केयर है ये पर्सनल केयर में आता है, बिकॉज वो एक मदर ही कर सकती है, राइट? एल्डरली केयर आप बात कर सकते हैं नर्सिंग की, ठीक है, लोग घर पे भी हायर करते हैं नर्सेज को फॉर केयर टेकिंग। डिसेबल्ड, यहां पर भी आपको एक सॉर्ट ऑफ नर्स या फिर एक सॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट या थेरेपिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन हिज डिसेबिलिटी, ठीक है, इस तरह की भी आप हायर करते हो। तो कुछ है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पेड भी है, बट एट द सेम टाइम कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से अनपेड है। तो विमेन के लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम होने का सबसे बड़ा रीजन है उनकी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, मैंने आपको इनमें फर्क भी बताया था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिमेंबर दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो भी, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें भी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक फार्म में सपोज की 5 महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन वर्क फार्म में सिर्फ उतना है कि 2 को काम मिल पा रहा है, 3 को नहीं, लेकिन ये जो सर्वे होता है ये काउंट कर लेता है कि ऑल 5 आर वर्किंग, right? So this is the problem. Labor force participation rate denotes that the percentage of person in labor force that is working और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जैसे इस एग्जांपल में ये 5 हो, ठीक है, तो इनको काउंट किया जाता है यहाँ पर कि ये पार्टिसिपेट कर रही है वर्क में। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, बट उन्हें कंसिडर नहीं करता जो अपनी चॉइस से इनएक्टिव है, जैसे कि आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएट्स हो, तो ऑफिशियली वैसे आपको आना चाहिए वर्कफोर्स में, लेकिन आपने अपने एजुकेशन की वजह से यू आर नॉट सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट एज ऑफ नाउ, राइट? तो आप लोग इसमें इंक्लूड नहीं होते हो, सिर्फ इंक्लूड होते हैं एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड वन। अब इसी पार्टिसिपेशन रेट में जब हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं वो विमेन जो 15 साल से ज्यादा एज की हैं एंड दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव, यानी कि इधर दे आर वर्किंग और इधर दे आर लुकिंग फॉर वर्क। एज 15 ईयर, फोकस हियर, ओके, एज 15 ईयर, 18 ईयर्स नहीं करना गलती से। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, तो यहां पर अगर इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का डेटा हम लोग एक्सेप्ट करें, तो इट इज 37% फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है लेबर फोर्स में। और रीसेंट ट्रेंड भी इकोनॉमिक सर्वे का यही कहना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो जो था ये 23% इन 2017-18 से बढ़कर 37% हुआ है 2022 में। सो इट इज अ गुड साइन, बट अगेन जैसा कि मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि ये डेटा जो है मिनिस्ट्री का, इट इज डिफरेंट, क्योंकि यहां पर वो उन लोगों को भी काउंट कर रहे हैं जिनको वर्क एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, दे आर अवेलेबल फॉर वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग। और ये जो डेटा मिनिस्ट्री बढ़ा के दिखा रही है, वो दिखा रही है कि काफी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड में इंक्रीज देखा गया विमेन में, यानी कि एक शॉप है, उसी पे हस्बैंड बैठते थे, फिर उसी पे कभी वाइफ भी बैठती है, तो उसको भी काउंट कर लिया कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक है। दूसरा, मोस्टली ये इंक्रीज देखा गया कैजुअल वर्कर्स में, जैसे खेतों में जो फसल काटने के लिए महिलाएं आती हैं, वो वाले वर्कर्स, ठीक है। बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि 5 अगर काम करना चाहती है, लेकिन काम से 2 को ही मिल रहा है, तो ये काफी इन्फ्लेटेड माना जाता है इकोनॉमिक सर्वे का ये जो डेटा उसने दिया है।
एनीवे हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन है 22 की और ये सिचुएशन है 2050 की। 22 में हमारे यहाँ पर 0 to 14 यानी जिनको हम चिल्ड्रंस कह सकते हैं उनकी पॉपुलेशन है 25% और एल्डरली यानी 60 प्लस इनकी पॉपुलेशन है 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल 35% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे केयर की नीड है। राइट, जबकि बाय 2050 हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि एल्डरली पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, ये बढ़ के हो जाएगी 20%, एंड चिल्ड्रंस की जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज होकर हो जाएगी 18, क्योंकि अब लोग बच्चे कम कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसे केयर की नीड होगी। राइट, सो इस चीज को मैच करने के लिए एक चीज श्योर है कि हमारे यहां पर बर्डन बढ़ने वाला है। बर्डन मीन्स वो पॉपुलेशन जो जिसे दूसरों की जरूरत पड़ेगी अपने आप को अपने डेली टास्क परफॉर्म करने में या खुद को संभालने में। ओके, तो इस बर्डन को ध्यान रखने के लिए इसकी केयर करने के लिए हमें पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज एट द सेम टाइम हम लोग 2050 तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा वो और ज्यादा होगा, इट विल इंक्रीज बाय, बिकॉज एक तो विमेन आज हायर एजुकेशन ले रही हैं, राइट, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो वुमेन विल बी हैविंग मोर वर्क इन फॉर्मल सेक्टर, और ये दोनों ही चीजें क्या करेंगी, दे विल रिक्वायर इट टाइम। ओके, और उसके लिए जरूरत होगी कि जो शादी की वजह से ब्रेक आता है या बच्चे होने की वजह से ब्रेक आता है तो बच्चे की केयर टेकर के लिए भी, जिसे हम लोग नैनी कहते हैं, उसको उस सेक्टर को भी फॉर्मलाइज करना जरूरी है। अभी तक क्या होता है, डोमेस्टिक वर्कर आपने हायर कर लिया, बट उन डोमेस्टिक वर्कर्स के बाद ना तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ना कोई हॉलीडे है, ना कोई उनके लिए सोशल सिक्योरिटी है। अगर कोई लेडी आपके बच्चे को बड़ा करती है, वो खुद अब 60 साल से ऊपर की हो गई है, बट उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी फ्यूचर में भी अवेलेबल नहीं है, उसे हैंड टू माउथ ही जीना है। तो इस पूरे सिस्टम को एक फॉर्मलाइज करने की जरूरत है हमें। जब हम लोग केयर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहां पर कई तरह की बातें होती हैं, जैसे आप पेड केयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नर्स या थेरेपिस्ट, अनपेड हो सकती है जैसे खुद के फैमिली मेंबर मदर, डायरेक्ट हो सकती है जैसे आप अपनी फैमिली की कर, या इनडायरेक्ट केयर हो सकती है जैसे एक नैनी आपके घर आ रही है आपके बच्चे को संभालने के लिए, विद इन यानी कि अपने खुद के घर में वो नैनी जो होगी वो खुद के घर में अपने बच्चे की भी केयर कर रही होगी, एट द सेम टाइम वो आउटसाइड जाकर दूसरों के घरों में भी बच्चे की केयर कर रही होगी। राइट, घर पे अपने एल्डरली का भी ध्यान रख रही है तो वो विद इन हो गया, और बाहर जाकर दूसरों के एल्डरली का ध्यान रख रही है वो आउटसाइड दी हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, डायरेक्ट केयर, इनडायरेक्ट केयर, अनपेड, पेड। Now, the care workers are hired directly by families or through placement agencies, nursing bureaus, hospitals, home healthcare companies, not-for-profit organization. But the thing is कि जब भी इन केयर टेकर वर्कर्स इन वर्कर्स को हायर किया जाता है तो उतना कोई ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, और उसका एग्जांपल हमने दिल्ली और नोएडा में कई बार देखा है। मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था, जहां एक 13 साल की बच्ची को एक एयर होस्टेस थी, शी लिटरली बर्न्ड हर, मतलब उसकी स्किन पे जगह जगह से स्किन निकाली गई है उसकी जला जला के। ठीक है, झारखंड की बच्ची थी। तो इस तरह का क्रुएल्टी भी इनके साथ होती है क्योंकि ये कोई फॉर्मलाइज नहीं है सेक्टर। उसने रखा था उस 13 साल की बच्ची को अपनी खुद के छोटे बच्चे की केयर के लिए, बट इसको टॉर्चर किया गया बुरी तरीके से। तो हमें पूरा केयर इकोसिस्टम बढ़ाना है। उसका रीजन कि ये लोग जो केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी खुद की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, एट द सेम टाइम इन जनरल जो विमेन का हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है वो तभी हो पाएगा जब उनकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो डोमेस्टिक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कम होंगी। सो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, हमें अपनी डिपेंडिंग पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, 15 साल से कम और 60 साल से ऊपर वाले। एड्रेसिंग डेमोग्राफिक चेंज, जो कि हमने ऊपर देखा 2050 तक क्या हालत होगी, करीब 20% लोग होंगे जो एल्डरली होंगे, राइट, 18% होंगे जो किड्स होंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हमारे यहाँ होगा उसको भी हमें मैनेज करना है। दूसरा, फैसिलिटेटिंग दी डिमांड। अब जैसे जैसे डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा तो उसी तरीके से डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी केयर टेकर्स की। अभी जैसे जापान ने इंडिया से करीब 50,000 लड़के लड़कियां मांगे थे कि आप हमें 50,000 लोग दीजिए अपनी इंडिया से केयर टेकर सर्विस के लिए, क्योंकि जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसने अपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कहा कि झारखंड से, स्पेशली झारखंड से बच्चों को ट्रेन कीजिए इन दी केयर टेकर सर्विस, यानी कि नर्सिंग की सर्विस में। और इसमें सिर्फ ट्रेन नहीं कीजिए बल्कि इनको जापानीज लैंग्वेज का भी दिखाइए, सिखाइए, ताकि ये वहां पर जल्दी से एकोमोडेट हो सके वहां की
सोसाइटी में, राइट। तो ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट लेकर आया इंडिया में। तो यही सिचुएशन इंडिया में भी बनेगी जब ओल्ड पीपल और किड्स की केयर टेकिंग के लिए डिमांड बढ़ेगी। मीटिंग दिस चेंजिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर, अब इंडिया में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली स्टैब्लिश हो रही हैं। अब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, इन लॉज के साथ आप रह नहीं पा रहे फॉर वट एवर रीजन, कि वो वहीं रहना पसंद कर रहे हैं जहां वो जिंदगी भर रहे हैं, या आपके पास अभी उतनी फाइनेंशियल वो नहीं है कि आप एक बड़ा फ्लैट ले सकें, ठीक है, आप छोटे फ्लैट में दोनों रह रहे हो बट दोनों को जॉब पे जाना है, तो ये जो चेंजिंग सोसाइटी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, इस वजह से क्या है कि आपको केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या तो फिर आप में से किसी एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पोटेंशियल। अगर हम इसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे कि हम लोग और ज्यादा क्रैच फैसिलिटीज बना दें, ठीक है, फिर उससे जो इस तरह की विमेन्स हैं उसमें कोई हाई स्किल्स तो चाहिए नहीं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा केयर टेकर सर्विस का। या इमेजिन कीजिए कि एक सोसाइटी में ही कोई ओल्ड लेडी है, उसके यहाँ पर कुछ जॉब पे जाने वाली महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं, अभी भी होता है ये, ठीक है, लेकिन वो सब इनफॉर्मल वे में हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, शी इज नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस, बस पड़ोसी हैं तो आप बच्चे को देख लीजिएगा, हम शाम को आएंगे तब तक, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम फॉर्मल बना दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, शी विल ऑल्सो गेट पेड एज वेल एज ओवरऑल हमारी जीडीपी में रिफ्लेक्ट भी होगा और हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। सो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको रीजंस दे दिए, नोट्स हैं, आप खुद से रीड कर सकते हैं इसको, बट ये नोट्स आपको अब ऐप पे ही मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वुमेन इन द केयर इकोनॉमी। अब जब केयर इकोनॉमी की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही है, मैन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे मेल कुक होते हैं, ठीक है, कुक प्रेफर किए जाते हैं मेल, कई बार मेल फिजियोथेरेपिस्ट प्रेफर किए जाते हैं, या थेरेपिस्ट के अलावा आपने अगर विलेजेस में नाम सुना होगा, देसी मसाज बॉयज होते हैं, वो सरसों का तेल लगा के अच्छे से, ठीक है, वो देसी वाले, वो भी होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन अधिकतर जो रोल है केयर इकोनॉमी में वो वुमेन का ही है आज भी, ठीक है। नाउ women आर द प्राइमरी केयर गिवर अक्रॉस द लाइफ कोर्स ऑफ हाउस होल्ड मेंबर। जब घर के परिवार की बात आती है तो फिर पूरा रोल वुमेन का ही है, बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग तक, डिसेबल्ड तक, सबका, ठीक है। सो एज ऑफ 22, 36% ऑफ फीमेल्स वर एम्प्लॉयड एज अनपेड फैमिली वर्कर। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर टोटल वुमेन की पॉपुलेशन को भी रखते हैं तो 14% कहीं है जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयड है, अगर हम देश की आधी आबादी मान लें, जबकि वो आधी है नहीं, आई थिंक 46 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल ही इन्वॉल्व होती है अनपेड फैमिली वर्कर की तरह, बट 9.3% मेल भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाता है इन दी रूरल एरिया स्पेशली देन इन अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो फिर भी है कि चलिए मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रही है, बट रूरल एरियाज में यही कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल पर ही आती है केयर सर्विसेज की। Women aged 15 to 64 spend about 3 times more than daily men in unpaid domestic work। ये सच है कि डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं आपके डेली के, उसमें विमेन ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती है रादर देन मेल। अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करें विमेन के अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क की, तो इट कैन बी एज हाई एज 15 to 17% ऑफ जीडीपी। इसलिए कुछ लोगों ने, स्पेशली फेमिनिस्ट पीपल, दे डिमांडेड ए मंथली सैलरीज फॉर हाउसवाइफ्स। उन्होंने ये डिमांड की थी, राइट। सो हमें जरूरत है कि विमेन भी इकोनॉमी में आगे आए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनकी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये कहीं और शिफ्ट की जाए, ये फॉर्मल लोगों पे शिफ्ट की जाए, ठीक है, कि एल्डरली पीपल हैं आपके घर में तो आप जाइए अपना जॉब कीजिए, वर्क कीजिए, और एल्डरली पीपल की केयर के लिए आप प्रॉपर एक नर्स लगा दीजिए, तो आप भी बाहर जाकर अर्न करेंगी, एट द सेम टाइम नर्स को भी अर्न करने का मौका मिलेगा, तो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं, पहला तो कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, और ना ही इनके लिए कोई मिनिमम वेज का क्राइटेरिया है। इसीलिए ये लोग झारखंड बिहार से छोटी छोटी बच्चियों को ले आते हैं, 12 साल 13 साल की, और उनको घर में रखते हैं, बस खाना दे देंगे आपको, साल में 1-2 बार कपड़े दे देंगे, और फुल एक्सप्लॉइटेशन, रात को 2 बजे भी कुछ खाना है तो उठाओ बनाओ, ठीक है, सोने के लिए ढंग की जगह नहीं देना है, कुछ नहीं, टॉर्चर करेंगे सो अलग, ठीक है, और पे कर देंगे आपको 6 से 8 हज़ार बस। और वो भी ये कहते हैं कि ये 6 से 8 हज़ार आप अपनी फैमिली को ही तो भेज रहे हो, हम तो आपको सारी फैसिलिटी खाने पीने रहने की यहाँ दे ही रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं, राइट। कोई मिनिमम वेज फिक्स नहीं है, जितने कम में आप नेगोशिएट कर लो, और ये सारे जो बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर्स, एजेंसी वाले, ये पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को बंधुआ मजदूर की तरह फ्लैट में कैद करके रखा गया है, एंड जो ब्रोकर्स थे उन्होंने बस एक लमसम अमाउंट दे दिया उन ब्रोकर्स को, 50,000। अब इसमें से जो आपको लड़की की पेरेंट्स को देना हो आप दे दो, बाकी आप रख लो, हमने आपको 50,000 दे दिए, हमें एक सर्वेंट मिल गई है पूरे टाइम के लिए,
या उसको घर में रखा जाता है बिल्कुल बंदी बना के। दिल्ली और नोएडा पुलिस ने कई बार रेस्क्यू किया ऐसे बच्चों को। एंड देयर इज नो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, ठीक है, तो ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। नो हमारे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट चीज, अगर हमें विमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो उनकी जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको ऑफलोड करना होगा। अब ये करने के क्या तरीके हैं? पहला, रिड्यूस अनपेड फैमिली लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब इसको रिड्यूस करने में मदद कर सकता है हमारा टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल वो कुछ इस तरह की इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो अपने आप ही पूरे रूम में घूमकर वो झाड़ू का काम भी कर देते हैं, वो पोछा लगाने का काम भी कर देते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन ऑलरेडी है, यूटेंसिल्स वॉशर भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही मदद कर सकती है। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी फैमिली की उतनी ज्यादा परचेसिंग पावर होनी चाहिए कि तभी आप उन मशीन को परचेज कर सकते हो। एट द सेम टाइम फिर ये हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बढ़ा देगी, जैसा कि यूएसए में होता है। सेकेंड इज रिलीफ फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक वर्क। अब अनपेड डोमेस्टिक वर्क से रिलीफ तभी मिल सकती है जब दोनों पार्टनर शेयर करें उस वर्क को, बोथ पार्टनर शेयरिंग दी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हाउस होल्ड वर्क। ये तो वो फिर पैट्रियार्कल नॉर्म्स आ जाते हैं कई जगहों पे कि ये कैसा लड़का है, ये अपनी बीवी को किचन में खाना बनवा रहा है, बट ये माइंडसेट है कई जगहों पर। रिड्यूस डोमेस्टिक केयर बर्डन। अब डोमेस्टिक केयर बर्डन रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, दैट वी गो ऑप्ट फॉर फॉर्मल केयर गिवर्स। बट अगेन यहाँ भी तो आप तब कर पाओगे जब आप खुद उतना अच्छा अर्न कर रहे होगे। ठीक है, यू कैन हायर नर्सेज फॉर ओल्ड पीपल, यू कैन हायर नैनी फॉर किड्स एंड अदर्स। मेजर्स, तो सरकार ने इसके लिए क्या मेजर्स लिए? सरकार ने 5 बड़े मेजर्स लिए। एक तो आंगनबाड़ी नेटवर्क क्रिएट किया, ये इसी पे फोकस था कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स सुबह काम करने जाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे फीमेल काम करने जाती है, तो आंगनबाड़ी में वो अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं उस वक्त के लिए। दूसरा, कम्युनिटी क्रैच। ये तो मोहल्ले में भी इस तरह की क्रैच फैसिलिटीज बनाई गई छोटे छोटे बच्चों के लिए, और फिर वहां पे लोगों को अपॉइंट किया गया जो उनका ध्यान रखते हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर है वहां पे तो कंपनी और फैक्ट्रीज को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको क्रैच फैसिलिटी अवेलेबल करानी है बच्चों को। वो चीज हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ी थी। सेकंड इज स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन, जैसा कि झारखंड के लड़कों लड़कियों का किया गया, जापान में डिमांड आई तब। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, अभी इसकी बात करते हैं, और दिल्ली डिक्लेरेशन, ये हमने इशू किया था G20 समिट के दौरान। फर्स्ट इज आंगनबाड़ी नेटवर्क। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सपोर्ट सर्विसेज थ्रू एग्जिस्टिंग आंगनबाड़ी नेटवर्क, और इसी के लिए बजट एलोकेशन भी इंक्रीज किया गया बाय 3% ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ज्यादातर ये जो पूरा बजट है वो किसकी तरफ जाएगा? सक्षम आंगनबाड़ी। एंड सेकंड इज पोषण अभियान, यानी कि बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट मेजर। सेकंड इज कम्युनिटी बेस्ड क्रैच बनाना है इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो इसके लिए काफी सारे अलग अलग सेक्टर के हमने काउंसिल्स बनाए हुए हैं। जैसे डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर काउंसिल हुआ करता था, इसका नाम चेंज कर दिया है होम मैनेजमेंट एंड केयर गिवर सेक्टर स्किल काउंसिल। ये आपको स्किल्स देंगे जो आप केयर गिवर का काम करना चाहते हो। उस तरीके से अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हो तो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल भी है, और ओवरऑल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी, यानी कि अगर डिमांड इजराइल या जापान से आ रही है तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी कुछ दिन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रेजोल्यूशन था ऑन डिसेंट वर्क एंड केयर इकोनॉमी। दिस वाज अडॉप्टेड बाय आईएलओ इन जून 2024, और G20 बाली केयर इकोनॉमी डायलॉग हुआ था, उसने काफी सारे रिकमेंडेशंस भी दिए गवर्नमेंट को कि आप कैसे इस केयर इकोनॉमी को बेटर बना सकते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन, ये हमने G20 समिट के दौरान इशू किया था, और यहाँ पे बात की गई थी कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इन दी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, क्योंकि इन लोगों के लिए भी तो सोशल प्रोटेक्शन जरूरी है। ये आज केयर दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को, बट कल को ये भी ओल्ड होंगे तब इन्हें भी जरूरत होगी, तो इनके लिए भी क्या पेंशन नॉर्म्स अवेलेबल है या नहीं? ठीक है, इंश्योरेंस नॉर्म्स अवेलेबल है या नहीं? अभी थोड़े टाइम पहले अगर आपने देखा होगा सरोगेसी बिल आने से पहले कि कुछ लोग जानबूझ के अपने घर की लेडीजों को छोड़ जाते थे इन क्लिनिक्स में कि एक के बाद एक वो सैरोगेट बन के बेचारी बच्चे प्रोड्यूस करती रहती थी, ये फैमिली मेंबर से पैसा लेने आते थे क्लिनिक में। ठीक है, उसका एक्सप्लॉइटेशन पूरे टाइम चलता रहता था टिल शी डाई। एक हद के बाद तो हेल्थ डेटोरेट होके अल्टीमेटली व्हाट हैपन, शी विल डाई। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कमजोर हो जाएगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा उसको। क्लिनिक वाले भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे, और जो फैमिली वाले जिन्होंने उसको सैरोगेट का काम में लगाया था वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि पूरी तरीके से बैन कर दी कमर्शियल सैरोगेसी। Right. What we need to do here is we need to address the unequal distribution in paid as well as unpaid care domestic work. And second is we need to promote continued participation of women in education and employment. इसके अलावा हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो सबसे जरूरी है कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आए दैट डिफाइन द केयर इकोसिस्टम फ्रॉम ए लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव।
ठीक है, तो पहली जरूरत होगी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की। सेकंड इज हमें हमारे जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं जैसे कम्युनिटी बेस्ड स्क्रैच, इन्हें रिव्यू करने की जरूरत है कि अगर अच्छे चल रहे हैं कहीं पर तो उसको रेप्लिकेट किया जा सके दूसरी जगहों पर भी, फाइनेंशियली सस्टेनेबल है या नहीं, एंड स्केलेबिलिटी, अगर अच्छे चल रहे हैं तो फिर हम इसको और बिगर लेवल पर ले जा सकें। We need to develop a more widespread network of crèches suitable to local contexts and populace, especially in rural, tribal, and urban areas. We need to develop a need-based assessment of the mix of care services across age group. ठीक है, मिक्स से यहाँ पे मतलब है कि कुछ केयर गिवर फॉर एल्डरली, कुछ फॉर डिसेबल्ड, कुछ फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, अलग अलग जियोग्राफीज के लिए। नेक्स्ट इज वी नीड टू एड्रेस द गैप इन ट्रेनिंग, स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री तो लोग ले लेते हैं बट एग्जैक्टली उन्हें भी उतने अच्छे से चीजें नहीं आती हैं ठीक से, तो वो प्रॉब्लम है ट्रेनिंग की। वी नीड टू मैप द सप्लाई साइड एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर। ठीक है, तो ये 4-5 कमेंट्स आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।